दोस्तों, आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक तरीके से मिलकर एक जो हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएँ हैं, हम लोग उस पे एक साथ मिलकर चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। ये हमारा हर दिन का सेशन का नियम होता है, हर दिन का एक तरीके से इस काम को हम लोग करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आज उसी सीरीज़ में आज का जो सेशन है, आज के सेशन में भी हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिस पे हम लोग मिलकर बात करेंगे, जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कौन-सी घटनाएँ घटी है, किस संदर्भ में घटी है, इसका क्या एक तरीके से इम्पोर्टेंस है और हम लोग इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद क्यों है दोस्तों। तो आइए हमारे पास आज को जो है हमारे पास 6 विषय हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, जिस पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान क्या है? हम इस पे पहले बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये भला क्या है, ये चीज़ें क्या है। दूसरी जो चीज़ें हमारे पास निकल कर आ रही वो है कि उच्चतम न्यायालय में मणिपुर से पहले जज की नियुक्ति की गई, यानी उच्चतम न्यायालय में मणिपुर से पहला कोई जज ऐसा आया है जिसका नियुक्ति किया गया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। रोबर्टा मेट्सोला बनी यूरोपीय संघ की प्रमुख दोस्तों, अब हम इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी चर्चा करने का काम करेंगे। चांदीपुरा वायरस संक्रमण क्या है दोस्तों, हम इस पे भी बात करेंगे। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की गई, हम इस पे भी बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024 के गुलबैंकियन पुरस्कार दिया गया, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो पहला जो घटना हमारे पास निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान हुआ है। क्या है ये? कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि मॉरिशस की राजधानी जो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस में एक बगीचे का उद्घाटन किया गया है, एक बगीचे का उद्घाटन किया है जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिनका जो एक तरीके से जो एस जयशंकर जी जो हैं, जो सामने जो पिक्चर में दिख रहे हैं, उन्होंने वहाँ जाकर मॉरिशस जाकर एक बगीचे का पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस की राजधानी में जाकर एक बगीचे का उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया और उस बगीचे में उन्होंने एक पेड़ लगाने का भी काम किया है दोस्तों। उस समय पर ये भाई साहब है, ये जो है मॉरिशस के विदेश मंत्री हैं, उनके उपस्थिति में एक कार्य किया गया है दोस्तों। तो इससे बताया जा रहा है कि एक तरीके से जो ये मैत्री हुआ, यानी मैत्री इसको दिया गया है, मॉरिशस मैत्री उद्यान का नाम दिया गया है दोस्तों, जिसका सिंबल है, जिसका मीनिंग है दोस्तों कि हिंदुस्तान, भारत और मॉरिशस की जो दोस्ती है वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिक है, बहुत लंबे समय से दोस्ती है, चली आ रही है और आगे भी दोस्ती मजबूत तरीके से बनी रहेगी दोस्तों। इसका जो ये घटना घटा है, इसका मेन जो मोटिव है वो यही बताने का काम किया गया है कि मॉरिशस और भारत एक ब्रदरहुड की तरह है, एक दोस्त की तरह है, एक भाई की तरह है दोस्तों। इस संबंध को ही बताने का ये काम किया गया है। इस बगीचे का, इस पार्क का उद्घाटन करने से लेकर, यानी करने से इसी चीज़ को सिंबलाइज किया गया है दोस्तों। ये चर्चा क्या है, इस पे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन करने का इन्होंने काम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताने का पहले बताया हूँ दोस्तों। अब जानते हैं कि मॉरिशस का लोकेशन क्या है, कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, यानी कि हिंद महासागर में एक द्वीप की तरह है, यानी चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है दोस्तों। यह एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में पाए जाने वाले देश है और अफ्रीका के पूर्व तट पर स्थित है दोस्तों, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल पे स्थित है। मॉरिशस की लगभग 2/3 आबादी, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा आबादी भारतीय मूल के हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं। मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग हैं दोस्तों। यहाँ भोजपुरी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा, यानी बड़े पैमाने पे बोला जाता है, यानी भोजपुरी बहुसंख्यक एक तरीके से भाषा है जो जनरली हर लोग बोलने का काम करते हैं, हर लोग द्वारा बोला जाता है। लेकिन मॉरिशस की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है दोस्तों, जो ऑफिशियल एक तरीके से जो, यानी कि अंग्रेजी में ही सारा काम काज किया जाता है। राजधानी इसका पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। प्रधानमंत्री जी का इनका, इस देश के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। दूसरी घटनाएं जो सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में मणिपुर से कोई पहले जज की नियुक्ति की गई, यानी कि मणिपुर का इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है
कि मणिपुर से कोई ऐसा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चयन किया गया है। मणिपुर का मूल रूप क्या बोल सकते हैं इसको, यानी मणिपुरी, मूल रूप से मणिपुरी निवास का कोई जज है जिसका सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नियुक्त किया गया है। ऐसा पूरा मणिपुर का इतिहास में पहली बार हुआ दोस्तों। चर्चा में क्यों है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, 2 जजों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से पहला नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, दूसरा नाम है जस्टिस आर महादेवन। ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जस्टिस आर महादेवन वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। ये मूल से मणिपुर के रहने वाले हैं और ये मणिपुर राज्य से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, मुख्य जज के रूप में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश है दोस्तों। यानी इनके पहले मणिपुर से कोई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं चुने गए हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वरिष्ठता के आधार पर होती है। यानी दोस्तों पहले जो होती है मुख्य न्यायाधीश की जो होता था चयन, वो वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता था, उसके कुछ अलग प्रोसेस होते थे, लेकिन उसमें कई विवाद ऐसे हुए जिसके कारण उस तरीके को बदला गया। अब जो है उस सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, जो लोग ज़्यादा सीनियर होते हैं उन्हीं लोग को मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजा जाता है दोस्तों। यानी उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं, प्लस उच्चतम न्यायालय के ही सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ जज लोग होते हैं, उनके परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिशें भेजा जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जो जज होते हैं उनके परामर्श के बाद राष्ट्रपति के पास नाम को सिफारिश के रूप में भेजा जाता है कि ये न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाएगा दोस्तों। यदि कि कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, जजें होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस में उनका मुख्य रूप से किरदार एक तरीके से जिम्मेदारी के तौर पर निभाया जाता है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा 4 और वरिष्ठ जो सीनियर जज होते हैं उनके द्वारा सिफारिश किया जाता है नामों को और उस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसको। यदि उस 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजा ही नहीं जाता है दोस्तों। यानी कि 5 में से यदि 2 भी किसी नाम के लिए अगर किसी के नाम के लिए अगर 2 जज भी अगर तैयार नहीं होते हैं, यानी कि एक तरीके से विरोध करते हैं, तो उनका नाम सिफारिश के लिए ही नहीं भेजा जाता है दोस्तों। सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, यानी मौखिक में नहीं। यानी कि सारे के जो जज होते हैं वो अपना जो सलाह होते हैं वो एक तरीके से रिटन के तौर पे देने का काम करते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है दोस्तों। रोबर्टा मेट्सोला बनी यूरोपीय संसद की प्रमुख, ये कौन है, इनके बारे में बात करते हैं। आइए अगली घटना ये हमारे पास है, ये चर्चा में क्यों है दोस्तों। हाल ही में रोबर्टा मेट्सोला दोबारा फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने का काम की गई है, इनको बनाया गया है दोस्तों। ये अगले 2.5 वर्षों के लिए नियुक्त की गई है, 2.5 वर्षों तक इनके द्वारा काम किया जाएगा। यह पहली बार 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने का काम की थी दोस्तों। यानी 2022 में पहली बार इनको यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। यूरोपीय संसद क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यह यूरोपीय संघ का कानून बनाने का निकाय है दोस्तों। यानी यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय संघ के लिए एक तरीके से कानून बनाने का एक बॉडी है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। पहले यह यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के आम सभा के रूप में काम करती थी दोस्तों। यानी कि 1952 के पहले ये यूरोपीय कोयला और स्टील जो समुदाय था, यानी कि कोयला और स्टील समुदाय था, उसकी आम सभा के रूप में एक कार्य करने का काम करती है। यानी उनकी आम सभा
इनके द्वारा आयोजित किया जाता था और उसको एक तरीके से कंडक्ट करने का काम किया जाता था दोस्तों। लेकिन 1952 में एक तरीके से ये यूरोपीय संघ के लिए कानून बनाने का भी काम करने का जिम्मेदारी इनको दिया गया। वर्ष 1962 से ये यूरोपीय संसद के रूप में काम करने लगी थी। यूरोपीय संसद के रूप में काम करने लगी थी। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, जो कि फ्रांस में है दोस्तों। इसका पहला प्रत्यक्ष चुनाव यानी पहला डायरेक्ट चुनाव 1979 में हुआ था, जिसमें 720 सदस्य होते हैं इनके पूरे यूरोप से, यानी कि इस जो कमेटी है इसमें 720 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में यूरोपीय संघ के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्ट रूप से किया जाता है। यह राजनीतिक बहस और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है दोस्तों। प्रमुख कार्य क्या क्या है यूरोपीय संसद का? प्रमुख कार्य है, यूरोपीय संसद को कानून प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। यह केवल यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित कानून पर बातचीत कर सकते हैं, अपना राय रख सकते हैं दोस्तों। यानी कानून को प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं, यानी पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार, मतलब एक सलाह दे सकते हैं, इस पर अपना वो बात रख सकते हैं दोस्तों। ऐसा उनका अधिकार उनको दिया गया है। सभी यूरोपीय संघ संस्थाओं को लोकतांत्रिक जांच करना इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि जितनी भी यूरोपीय संघ की जो संस्था है सब लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये इनका जिम्मेदारी के अंदर इनको दिया गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मौद्रिक नीति पर भी चर्चा करने का इनको अधिकार है। यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ का बजट तैयार करना भी इनकी जिम्मेदारी के अंदर आता है दोस्तों। चांदीपुरा वायरस संक्रमण क्या है, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चर्चा में क्यों है? गुजरात में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत हो रही है दोस्तों। चांदीपुरा वायरस संक्रमण क्या है? यह रैबिडोविरिडे परिवार का एक वायरस है, यानी कि एक प्रकार का एक रैबिडोविरिडे एक फैमिली है, वायरस का ही एक फैमिली है, उसका एक अलग सेक्शन है, उसी का परिवार से मिलता जुलता चांदीपुरा वायरस है दोस्तों। फ्लेबोटोमाइन, सैंड फ्लाई और फ्लेबोटोमस पापाटासी जैसे सैंड फ्लाई की कई प्रजातियां हैं दोस्तों, तथा एडीज इजिप्टी जैसे कुछ प्रमुख प्रजातियां, कुछ मच्छर प्रजातियां, मतलब मच्छर टाइप का कुछ है, ये प्रजातियां हैं। इस वायरस की महक मानी जाती है, यानी कि बीमारी मच्छरों से आता है दोस्तों। ये वायरस मच्छरों से आता है एक तरीके से देखा जाए तो। यह वायरस इन कीटों की लार ग्रंथि में होता है, यानी लार में पाया जाता है, तथा इनके काटने से मनुष्यों या अन्य पालतू पशुओं में फैल सकता है दोस्तों। इस वायरस के कारण होने वाला संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी एक तरीके का नर्व, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ तक ये पहुँच सकता है, जिससे कि इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार हो सकता है दोस्तों। इसके लक्षण क्या क्या हैं? जब ये आपको वायरस संक्रमण आप में फैलेगा तो क्या होगा? आपको तीव्र बुखार आएगा, तेजी बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, सांस लेने से परेशानी होगी, एनीमिया हो जाएगा आपको। यह संक्रमण मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक ही सीमित है। 15 वर्ष से ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। 15 वर्ष के बड़े से आयु के बाद से बच्चों में नहीं देखा जाता है। वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या फिर टीका उपलब्ध नहीं कराया है। इस वायरस को भारत में पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में देखा गया था दोस्तों। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की गई है, क्या है इस पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में नीति आयोग की बैठक चल रही है दोस्तों। चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है नीति आयोग में दोस्तों। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग की वर्तमान संरचना क्या है, हम इस पर पहले बात करते हैं। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी का नाम आता है, और पूर्णकालिक जो सदस्य हैं, जो नीति आयोग का जो परमानेंट सदस्य हैं, BK सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, DB के पॉल हैं, और आनंद बिरमानी जी हैं। लेकिन पदेन सदस्य जो टेम्पोररी सदस्य हैं, जिनका एक तरीके से परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उनका अधिकार है कि उसमें परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, अपने बातें रख सकते हैं दोस्तों। वो पदेन सदस्य के रूप में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आता है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का नाम आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आता है दोस्तों। इसके अलावा विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं, जिनके बारे में आज हम लोग, ये जो मुख्य रूप से जिस पे हम सभी लोग को बात करना है वो यही है दोस्तों, कि विशेष रूप से और किन किन सदस्यों के आमंत्रित करने का काम किया गया है। तो उसमें से पहला नाम हमारे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का नाम आता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम आता है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी जी का नाम आता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी जी का नाम आता है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह जी का नाम आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का नाम आता है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी का नाम आता है। और जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओरम जी का नाम आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का नाम आता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी का नाम आता है। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रूप में भी देखा गया है दोस्तों। नीति आयोग क्या है, अब इस पे बात करते हैं। जो नहीं जानते उनके बारे में जान लीजिए आप। इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का जो पहले था, इसके पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था। इसी की जगह पे इसको लाया गया है, इसे योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया है दोस्तों। यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख थिंक टैंक है, यानी कि भारत में जो पॉलिसीज बनती हैं उससे रिलेटेड एक तरीके से ये उस पॉलिसी मेकिंग में इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तरीके से यह सरकार को क्या करती है, निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करने का काम करती है, यानी सलाह देने का काम करती है। पॉलिसी से रिलेटेड हो गया या फिर पॉलिसी से बाहर भी चीज़ें के रूप में रखा जाता है दोस्तों। यह राज्यों के राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। इसकी शासी परिषद के अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य भी शामिल होते हैं। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश को अगली घटना जो हमारे पास आ रही है दोस्तों, इस पर हम सभी लोगों को बात करें। इसका लास्ट पॉइंट क्या था, इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य शामिल भी होते हैं। आंध्र प्रदेश को अगला जो घटना है हमारे सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या है गुलबेंकियन पुरस्कार, चर्चा में क्यों है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना को वर्ष 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो एक तरीके से वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है, जो खानों के जांच के बारे में बात करता है, जो उसको सिक्योरिटी के बारे से सेंसिटिव होता है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। उसी के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना क्या है, हम इस पे बात करेंगे। समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत छोटे किसानों को रासायनिक खेती के स्थान पर, यानी एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप इनऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कीजिए, इसके लिए प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। इसके तहत छोटे किसानों को रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था दोस्तों। इस योजना के तहत किसानों को जैविक अपशिष्टों का उपयोग करने, जो एक तरीके से नेचुरल जो फर्टिलाइजर के रूप में हमारा काम करता है। जैविक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद की बात किया जा रहा है। एक तरीके से जो आपका गोबर हो गया या फिर कोई भी जानवर का किसी तरीके से सड़ा हुआ लकड़ी हो गया, घास फूस हो गया, इस तरीक़ों का चीज़ों आप एक तरीके उसके जो अवशेष होते हैं, उसके जो बचे हुए चीज़ें होते हैं, एक तरीके से सड़े गले जो चीज़ें होते हैं, आप अपने मिट्टी में एक रसायन के रूप में एक तरीके से फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जुताई को कम करने का भी सलाह दिया गया है कि आप कम जुताई किया कीजिए, ताकि उसकी एक तरीके से उर्वरकता बनी रहे। स्वदेशी बीजों का भी उपयोग करने और तथा वृक्षरोपण सहित फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों इस योजना के तहत। गुलबेंकियन पुरस्कार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। गुलबेंकियन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में पुर्तगाल के कैर्लोस गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अस्थायी समाधान प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास किया हो दोस्तों। ऐसे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में मैत्री उत्थान का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर मॉरिशस होगा दोस्तों।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। बाकी बातें हम अगले सेशन में करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।